ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर। आज के सेशन में हम बात करेंगे होब्स, लोक, रूसो और रॉबर्ट नोजिक। इन सभी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज को समझेंगे, उनमें कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से अच्छे से समझेंगे। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में समझेंगे, रूसो का स्टेट ऑफ नेचर क्या है, लोक के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर किस तरीके का था, नोजिक के अकॉर्डिंग किस तरीके का था। ये सारी चीजों को अच्छे से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या उसे रिन्यू करने के लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हो कमलवीर एस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में। वैसे ये सभी को ये चीज पता ही है, फिर भी बेसिक चीजें बता देता हूं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या। तो ये जो सारे स्कॉलर्स हैं ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें ये बताते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से बनी है, स्टेट है वो किस तरीके से बना है ना। तो ये हमें बताते हैं स्टेट जो है एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है, ठीक है, एवोल्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि स्टेट को कुछ लोगों ने क्या है कॉन्ट्रैक्ट करके एक एग्रीमेंट के साथ बनाया है ना, खुद से बनाया है। तो ये मानते हैं। एक और चीज यहां पे याद रखिए, होब्स, लॉक, रूसो, नोजिक, जो भी इनके आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी इनकी फिलॉसफी है, जो भी इनके आइडियाज हैं, उन आइडियाज को जस्टिफाई करने के लिए हमें यह बताते हैं कि ये जो सोसाइटी बनी ही इस तरीके से है, तो ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ये नेचुरल है। ये कहते हैं कि ये चीज तो स्टेट ऑफ नेचर में भी थी, प्राकृतिक अवस्था में भी थी, तो उस तरीके से प्राकृतिक अवस्था में भी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग बाद में स्टेट बना है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, ये चीज को आपको आज भी लागू करना चाहिए। थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाओ, जैसे स्टेट ऑफ नेचर में हमारे पास राइट टू लाइफ होता था, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट बनाया। तो आज के टाइम में स्टेट का काम क्या होना चाहिए, हमारे जो आप कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करना। तो इस तरीके से जो इनका आर्ग्यूमेंट होता है आज का कि स्टेट को आज ये करना चाहिए, उसको ये जस्टिफाई करने के लिए पूरी आप कह सकते हैं स्टोरी आपके सामने रखते हैं। हम शुरू करेंगे जॉन लॉक से। जॉन लॉक, तो पहली बात ये इनका कोटेशन है, याद रखिएगा, ऑल मैन आर बोर्न इक्वल। ठीक है, ये बात ये करते हैं, इसका मतलब है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पे सभी लोग इक्वल थे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। ठीक है, पहले हम स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक अवस्था किस तरीके की थी, फिर हमें समझ में आएगा कि प्राकृतिक अवस्था में क्या प्रॉब्लम सामने आने लगी, जिन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट और सोसाइटी को बनाया। तो स्टेट ऑफ नेचर किस तरीके का था जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था जी, स्टेट ऑफ नेचर जो मैंने आपको बताया कि डिसाइड करता है कि जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन। तो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर क्या था, वो लिखते हैं अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये किस तरीके का स्टेट ऑफ नेचर था कि ये स्टेट ऑफ पीस था, यहां पे सभी लोग पीस के साथ रहते थे, गुडविल थी, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सभी लोग म्यूचुअली कोऑपरेट करते थे, साथ में मिलकर काम करते थे, और प्रिजर्वेशन था। तो ये इनका आप कह सकते हैं कोटेशन है, इस तरीके का इनका स्टेट ऑफ नेचर था। ये लिखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज सोशल नॉट पॉलिटिकल। एक चीज और याद रखिए, जो स्टेट ऑफ नेचर था तो लोग वहां पे एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे। ठीक है, लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे। स्टेट नहीं है वहां पे, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर सोसाइटी की तरह सोशली सभी लोग मिलके वहां पे रहते हैं। तो बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि वहां पे व्यवस्था है, सब कुछ बड़ा अच्छा है प्राकृतिक अवस्था में। वो कहते हैं कि वहां पे लिबर्टी है, फ्रीडम है, सभी लोग फ्री हैं, सभी के पास लिबर्टी है। लेकिन लिबर्टी का मतलब वहां पे लाइसेंस से नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि लिबर्टी तो है, फ्रीडम तो है, लेकिन सभी लोग दूसरे की लिबर्टी को भी, फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, आपके पास वहां पे लिबर्टी है, फ्रीडम है कि आप खाना खा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करते कि आपके पास ये फ्रीडम नहीं है। आपके पास फ्रीडम है राइट टू फूड, ये तो राइट बोल दिया मैंने, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी तरीके से फूड गैदर करके खा सकते हो, लेकिन आपके पास ये फ्रीडम नहीं है। ये इस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे का फूड चोरी करके खा लो या छीन के खा लो। ठीक है, तो आपको वो लाइसेंस नहीं देता है कि आप दूसरे की लिबर्टी में किसी तरीके से इंटरफेयर करो।
ठीक है। तो इंटरफेयर करने का लाइसेंस नहीं है लिबर्टी, लेकिन सभी लोग पूरी तरीके से एब्सोल्युटली फ्री है कुछ भी करने के लिए, अपने आप को, अपने प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन कोई भी इंसान दूसरे की लाइफ में या दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है उनके स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, जहां पे सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। ठीक है। लिबर्टी है जो कि पॉजिटिव वे में है, सोशली सभी लोग मिलके रह रहे हैं, गुडविल है, पीस है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, सब कुछ है। अगली चीज, तो पहला स्टेप तो हो गया कि किस तरीके का है हमारा स्टेट ऑफ नेचर, है ना। जो भी चीजें आप कह सकते हैं कि कॉमाज में है, जो भी कोटेशन है उनके, जो भी आप कह सकते हैं कि उनके वर्ड्स हैं, उन्हें आपने एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ओके। सो दूसरी चीज है जो पीपल है, गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। मैंने आपको बताया कि सभी इंसान क्या करते हैं, उनके पास राइट टू उनके पास फ्रीडम है, उनके पास लिबर्टी है। ठीक है। और वो इंसान लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर ही उन्हें यह समझाता है कि तुम्हारी जो फ्रीडम है, तुम्हारी फ्रीडम है, अपने आप के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे की लाइफ में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाओगे। ठीक है। लेकिन ये लॉ ऑफ नेचर है क्या? ये लॉ ऑफ नेचर है क्या? तो लॉ ऑफ नेचर इज पीपल, लॉ ऑफ नेचर क्या है कि पीपल विल नॉट इंटरफेयर और वायलेट या फिर हार्म अनदर्स लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक है। तो लॉ ऑफ नेचर क्या है जी? लॉ ऑफ नेचर ये हमें बताता है कि तुम दूसरे की लाइफ को, दूसरे की लिबर्टी को, दूसरे की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाओगे। ये है लॉ ऑफ नेचर। तो यहां पे हमें एक और चीज निकल कर आएगी। तो स्टेट ऑफ नेचर में हमारे पास क्या है जी? तो हमारे पास है फ्रीडम, हमारे पास क्या है जी? लिबर्टी, फ्रीडम लिबर्टी कुछ भी बोलिए, है ना। ओके। सो हम पूरी तरीके से फ्री थे, हम पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन वहां पे एक लॉ एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर हमें यह बताता है, लॉ ऑफ नेचर हमें यह बताता है कि आप किसी दूसरे इंसान की लाइफ में, किसी दूसरे इंसान की लिबर्टी में, किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाओगे। ये लॉ क्या है? हार्म नहीं पहुंचाओगे, वायलेट नहीं करोगे। ठीक है। इस तरीके की चीजें, ये है लॉ ऑफ नेचर, हार्म नहीं पहुंचाओगे, वायलेट नहीं करोगे किसी की लाइफ को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को। इसी लॉ ऑफ नेचर से 3 राइट से डिराइव होते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी फ्रीडम को वहां पे गाइड करने के लिए एक लॉ ऑफ नेचर है, और उस लॉ ऑफ नेचर से क्या निकलता है? राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक है। अभी ये लॉ ऑफ नेचर कहां से डिराइव होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ नेचर कहां से डिराइव होता है? सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रीडम है, हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। अच्छा ठीक है। तो यहां पे एक और चीज एग्जिस्ट करती है, लॉ ऑफ नेचर। तो ये कहां से आया जी? तो पहले ये समझते हैं लॉ ऑफ नेचर कहां से आया। तो हमने पढ़ा था वर्कमैनशिप थ्योरी, है ना। तो वर्कमैनशिप थ्योरी क्या है कि क्रिएटर की, जो भी क्रिएट करता है जिस भी चीज को, क्रिएटर का पूरा राइट है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और किसी का कोई राइट नहीं है ना। और कोई उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता, वायलेट नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। तो लॉ ऑफ नेचर क्या, आप लोगों को, जो इंसान है उसे किसने क्रिएट किया है? नेचर ने क्रिएट किया है, या फिर आप कह दीजिए गॉड ने क्रिएट किया है। नेचर कह दे ज्यादा अच्छा रहता है। तो नेचर ने आपको क्रिएट किया है, तो नेचर के पास ही ये राइट है कि वो आपकी लाइफ आपसे वापस ले। नेचर के पास ही राइट है कि वो आपकी लिबर्टी, फ्रीडम को कम करे। ठीक है। और किसी के पास नहीं है। नेचर के पास ही राइट है कि जो आगे आप क्रिएट करो कुछ,
जो आप क्रिएट करो कुछ, जो आपकी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ आपका ही राइट हो, वो सिर्फ नेचर आपसे वापस ले सकता है और कोई भी नहीं। तो इसीलिए ये चीज क्या करती है, लॉ ऑफ नेचर क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है हमारी फ्रीडम के ऊपर। वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि ये तीनों चीजें सिर्फ क्रिएटर, वर्कमैनशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ क्रिएटर की हो सकती है, गॉड की हो सकती है। जो ह्यूमन है वो इसमें नहीं इंटरफेयर करेगा, नहीं इंटरफेयर करेगा, यानी कि दूसरे इंसान के पास क्या है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है। इसे नेचर के अलावा कोई वापिस नहीं ले सकता। तो नेचुरली आपके पास तीन राइट हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। आई थिंक आपके लिए यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इतनी अच्छी स्टोरी है, सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सामने आती है, तो नो वन इज देयर टू एनफोर्स। तो वहां पे हमारे पास लॉ ऑफ नेचर तो था, लॉ तो है हमारे पास, कानून तो है, कानून तो बने बनाए हैं हमारे पास, लेकिन कानून को एनफोर्स करने वाला कोई नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि मेरे पास राइट टू लाइफ है, लेकिन कोई इंसान आके वायलेट कर सकता है, आप कह सकते हैं कि हार्म पहुंचा सकता है। आप तो कह रहे हो कि मुझे ईश्वर ने बनाया है, वर्कमैनशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ डिस्ट्रॉय करने का राइट गॉड के पास है, नेचर के पास है, लेकिन शेर आके आपको खा जाता है या दूसरा इंसान आपको मार देता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, तो उसे कौन एनफोर्स करेगा, कौन आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था आपके पास, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पीपल देमसेल्व्स एनफोर्स नेचुरल लॉज। तो क्या होता है कि लोग खुद से मिलके क्या करते हैं जी, एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं इस नेचुरल लॉ को। इन नेचुरल लॉ को, इस नेचुरल लॉ से जो आप कह सकते हैं कि राइट ड्राइव्स हुए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग खुद से मिलके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुमने हार्म पहुंचाया है, तो ठीक है, तुम्हें हम पनिश करते हैं और इसे हम प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे इंसान को, ठीक है। लोग खुद से कोशिश करते हैं। इसी से क्या होता है, और इसी से जब वो खुद एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो फोर्थ नेचुरल राइट है जो राइट टू एनफोर्स द नेचुरल लॉज, ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, राइट टू एनफोर्स द नेचुरल लॉज एंड पनिश द वायलेटर, सामने आता है, सामने आता है। तो क्या हुआ जी, तीन राइट्स कहां से डिराइव हुए थे, लॉ ऑफ नेचर से, और फोर्थ जो आप कह सकते हैं कि राइट डिराइव होता है इस चीज से जब हमें जरूरत पड़ती है कि कोई एनफोर्स करने वाला नहीं है। पहली चीज यहां पे ये याद रखिए जो आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, जब हम लॉ के बारे में बात करेंगे, रूसो के बारे में बात करेंगे, कि यहां पे जो इनके ह्यूमन बीइंग्स है ना, ये रैशनल है। याद रखिएगा जब हम रूसो तक पहुंचेंगे तो रूसो के जो स्टेट ऑफ नेचर के आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स है वो रैशनल नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ राइट हमारा निकल के आता है, पहला तो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तीन है, और चौथा निकल कर आता है जी राइट टू एनफोर्स द नेचुरल लॉज। तो हम एनफोर्स करने का हमारे पास राइट है, ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली है ना, सारे लोग मिलकर एनफोर्स करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन थी जी कि जितनी आप कह सकते हैं कि कलेक्टिवली हम मिलके पनिश कर रहे थे। जब पनिशमेंट की बात आ गई ना, कलेक्टिवली हम पनिश कर रहे थे। कलेक्टिवली से हमें याद आता है मुझे अगनसूता में, जब आपको पता है कि राइस फील्ड में क्या हो रहा था, कुछ लोग ऐसे आप कह सकते कुछ कल्प्रिट थे, तो उन्हें कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें पनिश करने के लिए फिर आप कह सकते हैं राजा को नियुक्त करते हैं, वो सारी चीजें है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे पनिश कर रहे हैं, लेकिन पनिशमेंट करने की एक कंडीशन भी थी वहां पे कि आप पनिश करोगे तो क्राइम के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो क्राइम के अकॉर्डिंग करोगे, है ना, ये नहीं कि कुछ भी पनिश करते रहो, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल होगा वो क्या चाहेगा कि नहीं यार मैंने क्राइम नहीं किया। क्रिमिनल कभी भी नहीं मानता है, या वो कहता है कि मुझे कम से कम सजा दो,
और जिसके साथ आप कह सकते हैं कि जिसको आपने हार्म पहुंचाया होगा उसे तो छोटी चीज भी बड़ी लगेगी, वो तो कहेगा इसे फांसी की सजा दे दो। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सजा देनी है लेकिन थोड़ी देनी है, कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा देनी है, जो क्रिमिनल के पक्ष के होंगे वो कहेंगे कि कम दो, जो आप कह सकते हैं कि दूसरी साइड के हैं वो तो कहेंगे फांसी दे दो इससे। ठीक है, ये चीजें होती रहेंगी। तो ऐसे में हो रहा है चीजें, तो ऐसे में दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, मिसयूज ऑफ राइट टू पनिश। ठीक है, मिसयूज हो सकता है क्योंकि जिसके साथ क्राइम हुआ है वो तो चाहेगा ना इसे ज्यादा से ज्यादा सजा दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सजा दो। और ये भी होगा अगली बारी, मान लीजिए ए पर्सन ने बी के खिलाफ कोई क्राइम किया है तो हमने ए को क्या किया, पनिश किया। अभी बी ने कभी कोई क्राइम कर दिया सी के खिलाफ, तो ए क्या कोशिश करेगा कि बी को ज्यादा से ज्यादा बड़ी सजा दो क्योंकि ये बंदे ने मुझे बहुत बड़ी सजा दिलाई थी। तो डिसएग्रीमेंट हो सकता है पनिशमेंट में, पार्शियल हो सकते हैं डिसीजंस। ठीक है, कि नहीं इसे ज्यादा दो इसे कम दो, ये मेरा रिश्तेदार है तो इसे कम दो सजा। दिस विल लीड सोसाइटी टू कॉन्फ्लिक्ट्स, इसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन विल बी स्टेट ऑफ वॉर, इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होंगे, लोग आपस में लड़ना शुरू कर सकते हैं। और जो शुरू में पीस थी वो वॉर में तब्दील हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, दूसरी प्रॉब्लम का, तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेजेस होंगे। ठीक है, 3 स्टेजेस होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? ये हमने समझा जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर। तो अभी हम समझेंगे होब्स के स्टेट ऑफ नेचर को। तो जहां पे जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल था, कोऑपरेशन था, म्यूचुअली कोऑपरेट करते थे सभी लोग एक दूसरे के साथ, वहीं पे होब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है? क्योस है, डिसऑर्डर है, एनार्की है, इनसिक्योरिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स भरे पड़े हैं। वो लिखते हैं वॉर ऑफ मैन अगेंस्ट एवरी मैन, हर एक आदमी का हर एक दूसरे आदमी के साथ युद्ध की अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था। हिंदी में ये कोटेशन है होब्स का। वो लिखते हैं कि यहां पे जो इंडिविजुअल की लाइफ थी वो कैसी थी? वो सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट थी। अकेला रहता था, गंदा मंदा पड़ा रहता था, खाना नहीं मिलता था, छोटी लाइफ थी, ऐसे करके कुछ भी अच्छा नहीं था। ये कोटेशन एग्जामिनेशन में एक बार पूछ लिया गया है। अच्छा, ये सारी चीजों के पीछे कारण क्या था? देखो उनकी जो आप कह सकते हैं कि जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पे देखो आप उनके पास राइट्स भी थे, लिबर्टी भी थी। एनफोर्स करने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है, और एनफोर्स करने की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होती है। ठीक है, यहां पे तो शुरू से ही प्रॉब्लम्स हैं सारी, शुरू से ही प्रॉब्लम्स है। वहां पे प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि वहां पे एनफोर्स करने वाला कोई नहीं था लॉ को। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम का रीजन क्या है? तो रीजन बिहाइंड प्रॉब्लम क्या है, तो ये बताते हैं। 3 रीजन है। पहला रीजन है कंपटीशन, दूसरा रीजन है ग्लोरी, और तीसरा रीजन है फियर। तो 3 रीजन है जिनकी वजह से यहां पे क्या आता है, यहां पे ये आप कह सकते हैं कि वॉर वाला स्टेट बन जाता है। तो कंपटीशन, तो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड पावर, तो क्या था जी, वहां पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। इनके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तो है, लेकिन बाकी के आप कह सकते हैं कि जानवर भी है वो भी खा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि रहने के लिए बहुत सारी गुफा नहीं है, बहुत सारे ऐसे पत्थर नहीं है जिन्हें यूज करके सारे आप कह सकते हैं शिकार कर सके। शिकार भी बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे जानवर को ही मार सकते, ज्यादा नहीं है। तो कंपटीशन है जी रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा। तो इस कंपटीशन की वजह से ही क्या है, लाइफ कैसी है कि उसे अकेला रहना पड़ता है, पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, कंपटीशन की वजह से। दूसरी चीज ग्लोरी की वजह से। ग्लोरी क्या, अभी आप कह सकते हैं कि
रिसोर्सिस और पावर के लिए कंपीट करते रहते हैं हमेशा। इसी के बीच में क्या है, ग्लोरी एक दूसरा आप कह सकते हैं कि उसका नेचर है ह्यूमन का, मतलब ह्यूमन का नेचर नहीं, एक चीज है जिसे वो सीख करता है कि ग्लोरी करना। वो ये देखता है कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास कितने रिसोर्सिस हैं, वही देखता हुआ वो अपने आप को ग्लोरीफाई करता है। वो ये अपने आप को किस तरीके से ग्लोरीफाई करता है कि मैं तब अच्छा हूं जब मेरे पास दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, रिसोर्सिस हैं, ज्यादा पावर है। तो वो कंपैरिजन करता है, ये उसका नेचर है। ठीक है, तो ग्लोरी, तो इसीलिए वो हमेशा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पावर अटेन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सिस अटेन करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या है जी, वो दूसरों के साथ क्या करता है, लड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ वॉर के उसमें रहता है, वो दूसरों को मार सकता है, मारता है, वायलेंस करता है। और उसी की वजह से तीसरा एलिमेंट सामने आता है, फियर। एक दूसरे से इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मुझे पावर इससे ज्यादा बढ़ानी है। एक दूसरे के साथ वायलेंस करते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा पावरफुल होना है, इससे ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, बल्कि इसके रिसोर्सेज भी छीनने हैं। तो कंपटीशन है, क्योंकि चीजें कम है। उसके बाद हमें पावर को जो भी हमारे पास है उसे ग्लोरीफाई करना है। ग्लोरीफाई तब कर पाएंगे जब दूसरे का छीन पाएंगे, तो दूसरे का छीनने के लिए ही दूसरा हमसे डरता है, हम उससे डरते हैं। तो पावर, कंपटीशन, ग्लोरी, तीन वजह से क्या है, जो आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर सॉलिटरी, हमारा लाइफ वहां पे सॉलिटरी है, पुअर है, नेस्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, डिसऑर्डर, एनार्की, इनसिक्योरिटी, सारी चीजें वहां पे है। वहां पे हमारे पास एक नेचुरल राइट है। वहां पे कौन से नेचुरल राइट थे, जॉन लॉक ने कौन से नेचुरल राइट दिए, तो जॉन लॉक ने कहा हमारे पास है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, और उसके बाद है एनफोर्स करने का राइट, है ना। ठीक है, यहां पे ये बताते हैं कि हमारे पास एक राइट है, वो क्या है, राइट टू डू एवरीथिंग। राइट टू डू एवरीथिंग, जो करना है करो, राइट टू डू एवरीथिंग, हर एक चीज के ऊपर आपका राइट है। क्यों, आपके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हर एक इंसान यहां पे सर्वाइव करना चाहता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, हर एक चीज के ऊपर उसका राइट था। हर एक चीज कर सकता है, और दूसरा भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ये चीजें वहां पे हो रही थी। याद रखिए जी, यहां पे जो जॉन लॉक के, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जॉन लॉक के स्टेट ऑफ नेचर के इंसान है, वो रैशनल है, तार्किक है। होब्स के जो स्टेट ऑफ नेचर के इंसान है, वो भी रैशनल है, तार्किक है। याद रखिएगा जी, दोनों में रैशनल है। रूसो के इंसान इररेशनल तो नहीं है, नॉन रैशनल उन्हें कहेंगे रैशनैलिटी का, क्योंकि यूज नहीं करते। ठीक है, तो पीपल आर रैशनल, वो रैशनल थे। दैट इज वाई दे विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर। वो अभी देख रहे हैं कि यहां पे देखो यार, स्टेट ऑफ नेचर में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी हमें कभी भी आकर के मार सकता है, डर है यहां पे, सब कुछ है। तो क्या करें, तो वो रैशनल तो है, तार्किक तो है, तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि यार ऐसे करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर से निकलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर से निकलते हैं किसी तरीके से, ताकि ये सारी चीजें तो सही हो सके, क्योंकि वो रैशनल है तो वो सोच सकते हैं निकलने की। इसी बीच विद द यूज ऑफ देयर रैशनैलिटी, अपनी रैशनैलिटी को यूज करते हुए, दे विल डिस्कवर सम नेचुरल लॉज। अभी वो क्या करते हैं, नेचुरल लॉज को बनाते हैं, सॉरी डिस्कवर करते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉ, तो अभी याद रखिए कि नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉ है जॉन लॉक के, वो कहां से डिराइव होते हैं, वर्कमैनशिप थ्योरी से, है ना। ठीक है, और इनके नेचुरल लॉ कहां से डिराइव होते हैं, इनकी रैशनैलिटी से। ठीक है, इनकी रैशनैलिटी से। दिस विल हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, ये बताते हैं कि 19 नेचुरल लॉज हैं। याद रखिएगा जी, 19 नेचुरल लॉज हैं, लेकिन ये 19 कौन से हैं अभी हम ये बात नहीं कर सकते। बस याद रखिएगा जी, 19 नेचुरल लॉज के बारे में किसने बात की, तो होब्स ने बात की। ठीक है, इनका एक आप कह सकते हैं कि हम अगर इसे सम अप करें तो ये है कि हमें पीस को एस्टेब्लिश करना है और स्टेबिलिटी लेके आनी है किसी तरीके से। ये नेचुरल लॉज थे, बहुत सारे नेचुरल लॉ हैं, 90 नेचुरल लॉज हैं। उनका एसेंस क्या है कि किसी तरीके से हमें पीस और स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है,
तो इन्हीं नेचुरल लॉज को यूज करते हुए वो क्या करते हैं, पीस और स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं नेचुरल लॉज पर बेस्ड दे विल मेक एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, एक एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, और एग्रीमेंट क्या था, वन विल नॉट हार्म अदर पर्सन अंटिल दैट हार्म हिम, अंटिल ही और शी हार्म हिम। तो क्या किया इन्होंने, एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, एग्रीमेंट होता है यहां पे सभी लोगों के बीच में। एग्रीमेंट क्या था कि जब तक आपको सामने वाला इंसान हार्म नहीं पहुंचाता आप उसको हार्म नहीं पहुंचाओगे। तो अभी एग्रीमेंट हुआ है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है, किस चीज पर बेस्ड, नेचुरल लॉज के ऊपर बेस्ड। और नेचुरल लॉज किस चीज के ऊपर बेस्ड है, हमारी रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है ना। तो अभी एग्रीमेंट हुआ कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा जब तक सामने वाला आपको हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से पैदा होता है। ठीक है, आई होप आपको स्टेट ऑफ नेचर इनका क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट है जी रूसो। रूसो का स्टेट ऑफ नेचर जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते चले जाएंगे, कंपैरिजन देखते चले जाएंगे। एक पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूं, रैशनैलिटी का पॉइंट है ना, कि होब्स और लोक एक साइड है, दोनों रैशनल मानते हैं, रूसो रैशनल नहीं मानते स्टेट ऑफ नेचर में। दूसरी चीज है, होब्स और लोक क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने के लिए हमने क्या बनाया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टेट बनाया है, और स्टेट अभी अच्छी व्यवस्था लेके आ रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रूसो क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर ज्यादा अच्छा था, स्टेट ऑफ नेचर ज्यादा अच्छा था। उसके बाद सोसाइटी बनी जो कि एक आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ नेचर में अच्छा हमारी लाइफ थी, सोसाइटी में हमारी बुरी लाइफ हो गई। अभी हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा स्टेट ऑफ नेचर में जाना है, यह भी समझिए। स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था, सोसाइटी बनती है, करप्ट है जो, अभी हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा स्टेट ऑफ नेचर में जाना है। ठीक है, इसी को समझेंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर इज बेस्ट, देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो करप्ट सोसाइटी आ जाती है जहां पे सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म करेंगे अपनी सोसाइटी को, प्रेजेंट सोसाइटी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो अभी इनकी दो बुक्स के नाम याद रखिएगा, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें ये पहली दो स्टेजेस के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर बेस्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और करप्ट सोसाइटी कैसे बनती है, ये सारी चीजें। दूसरी बुक है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। तो अभी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में आते हैं। तो लिखते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज बेस्ट बिकॉज देयर वाज नो रीजन, मैंने इज लिखा हुआ, देयर वाज नो रीजन, रीजन नहीं था, बेस्ट था। बेस्ट क्यों था, स्टेट ऑफ नेचर बेस्ट क्यों था, आज की सोसाइटी करप्ट क्यों है, वो क्यों बेस्ट था, क्योंकि वहां पे हमारे पास रीजन नहीं था, जिसकी वजह से हमारी डिजायर्स लिमिटेड थी, डिजायर्स हमारी लिमिटेड थी। रीजन की वजह से, रीजन ना होने की वजह से हमारे पास लिमिटेड डिजायर थी, लिमिटेड हमारी नीड्स थी। और हमारी देखो, ये देखो कि जितनी आपकी डिजायर्स कम होगी आप ज्यादा खुश रहते हो, ये बात तो सारे मानते होंगे। तो वहां पे हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए था। तो ये जो नीड्स होती है, पीपल आर फ्री, चलो ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि बेस्ट क्यों था। तो बेस्ट इस चीज के लिए था क्योंकि लोग वहां पे खुश थे, हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनकी नीड्स बहुत कम थी, क्योंकि रीजन नहीं था, और वो अपनी इतनी ही नीड रखते थे कि बस पेट भर जाए बस। दूसरी चीज, पीपल वर फ्री, पहली चीज तो है कि बेस्ट था, दूसरी चीज है सभी लोग स्टेट ऑफ नेचर में फ्री थे। फ्रीडम की बात लोक ने भी की है, याद रखिए, अभी रूसो कर रहे हैं, फ्री थे।
बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा नीड्स, उनकी कोई अलग से नीड्स नहीं थी। और फ्री इसलिए थे क्योंकि अपनी सारी नीड्स अपने आप से ही पूरी कर सकते थे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। अगर आपको किसी दूसरे से अपनी नीड्स पूरी करवानी है तो आपको सोसाइटी के अंडर आना पड़ेगा, सिस्टम के अंडर आना पड़ेगा, नॉर्म्स के अंडर आना पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि इंसान अपनी सारी नीड्स खुद से ही पूरी कर लेता था, तो उसको किसी के अंडर रहने की जरूरत ही नहीं थी। वो फ्री होता था, पूरी तरीके से फ्रीडम थी। ठीक है, तो लोग यहां पे फ्री थे, तो फ्रीडम की नई डेफिनेशन आई है। उसकी लाइफ सोलिटरी थी और हैप्पी थी, अकेला रहता था, खुश रहता था। थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम जाएंगे होब्स के पास। देखिए यहां पे ह्यूमन रैशनल थे, लेकिन डिसऑर्डर, एनार्की, इनसिक्योरिटी क्योज था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, ग्लोरी, फियर था। इसकी वजह से लाइफ क्या थी? सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट। तो यहां पे सोलिटरी यानी कि अकेलेपन, यहां पे नेगेटिव सेंस में वो देख रहे हैं कि इंसान को अकेला रहना पड़ता था क्योंकि वो सेल्फिश था, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, इसलिए उसे अकेला रहना पड़ रहा था। दूसरी तरफ रूसो क्या कह रहे हैं? इंसान सोलिटरी लाइफ में हैप्पी था क्योंकि उसे दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, खुद से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था, रैशनल नहीं था। लेकिन यह भी नहीं कि वो जानवर ही था, फिर तो वो जानवर ही बन गया पूरी तरीके से, जब उसे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला बैठा रहता है और सोचता बोचता भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है ना, जानवर नहीं था, उससे अलग था। कैसे? दो चीजों में। पहली बात तो सेल्फ लव, दूसरा है सिंपथी। सिंपथी, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब है कंसर्न्ड अबाउट सेल्फ एग्जिस्टेंस, उसे ये पता था कि मैं जीवित हूं और अपने बारे में जानता था। ये आप कह सकते हैं वो टर्म यूज करते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है। इसका मतलब सेल्फ लव होता है कि अपने आप से प्यार करना। अपने आप से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि सेल्फिश हो जाना, है ना, कि सिर्फ अपने के बारे में सोचना, नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर था कि मैं एग्जिस्ट करता हूं जी, बस इतना पता था। दूसरा था सिंपैथी, वो दूसरे के पेन को एक्सपीरियंस करता था। यहां पे एक चीज निकल कर आएगी बड़ी बहुत, वो दूसरे के पेन को एक्सपीरियंस कर सकता था। एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकता था, एक्सपीरियंस तो गलत वर्ड है, समझ सकता था। इस वजह से वो दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता था, क्योंकि उसे पता था ना कि अगर मैं दूसरे इंसान को हार्म पहुंचाऊंगा तो उसे भी मेरे जैसे ही दर्द होगा, तो वो दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता था। तो यहां पे चीजें समझिए। नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, जॉन लॉक के जो नेचुरल लॉज है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, कहां से डिराइव होते हैं? उनकी वर्कमैनशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। होब्स के नेचुरल लॉ कहां से डिराइव होते हैं? ह्यूमन की रैशनैलिटी से। रूसो का नेचुरल लॉ कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना कहां से डिराइव होता है? उसकी सिंपैथी से, ठीक है, और उसके उस एबिलिटी से जो वो ये एक्सपीरियंस कर सकता था कि हाँ जी, कि दूसरे को भी पेन होता है, उस समझ से, ठीक है, सिंपैथी से, जो आप कह सकते हैं कि उसका एलिमेंट था जो उसे डिफरेंशिएट करता था एनिमल से, जो उसमें दो चीजें थी, सेल्फ लव और सिंपैथी। उसमें से एक जो एलिमेंट था सिंपैथी, उसे यह समझाता था कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाना। तो जो उसे समझाता था कि हार्म नहीं पहुंचाना, वो एक तरीके का नेचुरल लॉ था। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अगली चीज, स्टेट ऑफ नेचर से बाद क्या है? हम करप्ट सोसाइटी में चले जाते हैं। अभी हम यहां इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अभी हम जाएंगे किसके पास? क्योंकि हमने स्टेट ऑफ नेचर लगभग समझ लिया है, अब हम रॉबर्ट नोजिक का स्टेट ऑफ नेचर समझेंगे। रॉबर्ट नोजिक बहुत हद तक जॉन लॉक की थ्योरी को ही रिवाइव करते हैं, ठीक है। इसे मॉडर्न वर्जन ऑफ जॉन लॉक्स थ्योरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में रॉबर्ट नोजिक कहते हैं, इनकी बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं कि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हर एक इंसान दूसरे को मारने का ही सोचता था, तो यहां पे हर एक इंसान को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ठीक है, प्रोटेक्शन की जरूरत थी। ये बात हमने याद रखनी है यहां पे। जैसे आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? हर एक इंसान से डर था, प्रोटेक्शन की जरूरत थी, सिक्योरिटी के कंसर्न थे, ठीक है।
तो ये था जी इनका स्टेट ऑफ नेचर, बहुत छोटा सा, बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 3 स्टेजेस में होता है कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्या होता है, तो पहले ये एस्टेब्लिशमेंट होता है पॉलिटिकल कम्युनिटी का, ठीक है। पीपल विल सरेंडर देयर राइट टू पनिश टू दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी। पहले क्या होता है, सभी लोग मिलते हैं आपस में, ये सभी लोग मिल गए आपस में, और इन्होंने क्या, इनके पास 4 राइट हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पनिश करने का राइट है ना। इन्होंने क्या किया कि ये जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है, तो इसे क्या कहा कि तुम कम्युनिटी ऐसे करो कि आज से जो हमारा एक राइट है पनिश करने का, ये तुम्हारे पास है, आज से पनिश तुम किया करोगी, ठीक है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि पनिशमेंट की वजह से ही तो वॉर हुआ था ना यहाँ पे, मतलब वॉर का स्टेट शुरू हो गया था, है ना। तो बाकी 3 हमारे पास हैं, 3 अभी भी लोगों के पास है, 3 राइट, ठीक है। आगे क्या होता है, दूसरे लेवल पे जाके ये जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये अपॉइंट करती है एक गवर्नमेंट को कि ताकि तुम क्या करो, लॉ ऑफ नेचर को एनफोर्स करो, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर को तुम क्या करो, एनफोर्स करो, ठीक है, लागू करो। और पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या करती है जी, सबसे पहले गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने का प्रोसीजर क्या है वो समझिए। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी सबसे पहले क्या करती है, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पनिश करने का राइट था, और पनिश करने की राइट की वजह से ही आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमने एग्रीमेंट किया एक, और अपना राइट टू पनिश दे दिया एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को, है ना। और पॉलिटिकल कम्युनिटी बाद में क्या करती है, गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट को कैसे अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हुए पॉलिटिकल कम्युनिटी सबसे पहले लेजिस्लेचर बनाती है, विधान पालिका, ठीक है, जिसे वो ट्रस्ट कहते हैं, और जिसका काम था कानून बनाना, ठीक है। और उसके बाद लेजिस्लेचर को अपॉइंट किया जाता है, सॉरी लेजिस्लेचर ही अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव है वो हमेशा किसके अधीन रहेगा, लेजिस्लेचर के। ये बात कहां पे जारी है हम समझते हैं। तो ये हमारा है यहाँ पे किंग या फिर क्वीन यूनाइटेड किंगडम के, और ये है वहां की पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के अधीन रखना चाहते थे ना, उस टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में, यूके में, सॉरी, है ना। तो वहां पे आप कह सकते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन होने वाला था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये सारी चीजें, है ना, कि वहां पे आप कह सकते हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो मोनार्की है वो हमेशा लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के अधीन रहेगी। एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, इसलिए लेजिस्लेचर के अधीन रहेगा एग्जीक्यूटिव। अभी लेजिस्लेचर को बनाया गया किस चीज के लिए, ताकि आप कानून बनाइए, ठीक है, लॉज को बनाइए। और एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है ताकि वो इसे एनफोर्स करे, सॉरी इंप्लीमेंट करे, यानी इन्फोर्स, इंप्लीमेंट कुछ भी कहिए, ठीक है, इंप्लीमेंट कीजिए। 2 चरण हो गए हैं। तो पहले के साथ हमने कम्युनिटी को बनाया, दूसरे पार्ट में क्या होता है कि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को बना देती है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, तो थर्ड स्टेज में ऑथोराइजेशन ऑफ टैक्सेशन होता है। तो यहां पे क्या होता है, तीसरा स्टेज सामने आता है। देखो हमारे पास कितने राइट है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पनिशमेंट। पनिशमेंट का राइट हमने दे दिया, ठीक है। लाइफ और हमारी आप कह सकते हैं कि लाइफ और हमारी लिबर्टी है, उसे अभी ये गवर्नमेंट है जो प्रोटेक्ट करेगी। अभी ये जो प्रॉपर्टी का राइट है ये हम कब आप कह सकते हैं कि छोड़ेंगे। तो तीसरा स्टेज आता है ऑथोराइजेशन ऑफ टैक्सेशन, तीसरे स्टेज में। तो प्रॉपर्टी जो कि हमारा नेचुरल लॉ था, नेचुरल राइट था, सॉरी, तो यहां पे हम परमिशन दे देते हैं गवर्नमेंट को कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमारी ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज हम आपको राइट दे रहे हैं इस चीज का कि आप टैक्स के साथ उसे उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं, ताकि आप गवर्नमेंट को अच्छे से रन कर सको। तो ये था तीसरा स्टेज। पहले स्टेज के साथ पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी, जिसके साथ हमने पनिशमेंट का राइट दे दिया। दूसरे के साथ पॉलिटिकल कम्युनिटी ने गवर्नमेंट को बनाया, फिर हमने क्या दे दिया जी, राइट टू लाइफ और लिबर्टी दिया। उस दिया नहीं बल्कि वो हमारा प्रोटेक्ट करेगी। तीसरे नंबर पे हमने आप कह सकते हैं कि ऑथोराइजेशन ऑफ टैक्सेशन दिया, कि अथॉरिटी दे दी गवर्नमेंट को कि तुम टैक्स लगा सकते हो हमारी प्रॉपर्टी को लिमिटेड करने के लिए, ठीक है।
तो ये 3 लेवल्स के साथ हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को बनाया जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। सो अभी हम आएंगे होब्स के ऊपर। तो होब्स का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का है, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। थोड़ा सा आप क्या सकते हैं प्री कैप देख लेते हैं। तो क्या होता था जी, यहाँ पे हमने रैशनैलिटी के साथ कुछ नेचुरल लॉज बनाए और नेचुरल लॉज के ऊपर बेस्ड एक एग्रीमेंट किया कि कोई किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा। अगर हार्म पहुंचाता है मतलब तुम तब तक हार्म नहीं पहुंचा सकते जब तक वो आपको कोई हार्म ना पहुंचाए, क्योंकि आपकी बेसिक प्रवृत्ति तो यही है ना कि हार्म पहुंचाना, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साथ क्या हो गया, सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, सोसाइटी बन जाती है कि अभी से हम सभी लोग साथ में रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे खाएंगे नहीं, सोसाइटी बन जाती है। बट नो वन इज देयर टू एनफोर्स इट। जो हमने एक लॉ बनाया था ना कि कोई किसी को नहीं हार्म पहुंचाएगा, तो इस लॉ को फॉलो करेगा कौन, सभी लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो नहीं फॉलो करते थे वो क्या, ना कोई पनिश करने वाला था ना कोई इसे एनफोर्स करने वाला था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या फिर, चेंज क्या आया था, चेंज क्या आया था। तो पहली बात तो जो स्टेट ऑफ नेचर था वहां पे आप कह सकते हैं कि ना कोई लॉ होता था ना कोई ऑर्डर था। वहां पे क्या था, यहां पे मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, डिसऑर्डर था, एनार्की थी, इनसिक्योरिटी थी। कम से कम हमने एक एग्रीमेंट करके सोसाइटी में कदम रख लिया। पहला हमारी रैशनैलिटी को यूज करते हुए, नेचुरल लॉज को डिस्कवर करते हुए हमने क्या किया, एक सोसाइटी में कदम रख लिया स्टेट ऑफ नेचर से। तो हम स्टेट ऑफ नेचर में आ गए थे, लेकिन सॉरी स्टेट ऑफ नेचर से सोसाइटी में आ गए थे, लेकिन हम स्टेट में नहीं आए थे अभी तक। ठीक है, आगे क्या होता है, तो यहां पे उनका एक फेमस कोटेशन है, वो लिखते हैं कि कोवेनेंट्स विदाउट द स्वर्ड्स आर बट वर्ड्स एंड ऑफ नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर अ मैन एट ऑल। वो लिखते हैं कि कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट, जब तक उसके पीछे कोई स्वॉर्ड ना हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि ताकत ना हो, तो वो सिर्फ शब्द व शब्द है, उसमें कोई ताकत नहीं है कि एक आदमी को सिक्योर कर सके। तो इसीलिए इस एग्रीमेंट को हमने, इस एग्रीमेंट के पीछे पावर भी रखनी थी, इसे बैक करने के लिए भी कोई चाहिए था जो इसे लागू करे। इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर अभी सोसाइटी तो बना दी थी, सभी लोग ऐसे मिलके खड़े थे कि सोसाइटी तो बन गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मार काट रहे हैं, तो क्या करें। तो ये कहते हैं कि ये अपॉइंट करते हैं एक सोवरेन को, जिसे वो लेवियाथन कहते हैं। जो जो लेवियाथन है, जिसे सारी पावर्स दे दी जाएगी। किस चीज के लिए, लेवियाथन। देखो एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, लोगों के बीच में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, लोगों के बीच में, लेवियाथन के साथ नहीं, सोवरेन के साथ नहीं। तो इन्होंने एक आदमी को कहा कि तुम यहां पर आओ, हम तुम्हें अपॉइंट करते हैं अपना सोवरेन, हम तुम्हें अपॉइंट करते हैं लेवियाथन, और अपने सारे राइट्स, देखो वहां पे एक एक करके राइट्स दिए गए, और राइट टू लाइफ लिबर्टी बाद में भी नहीं दिया गया जॉन लॉक के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां पे सारे राइट्स दे गेव ऑफ देयर ऑल राइट्स, सभी राइट्स दे दिए गए सोवरेन को कि तुम्हारे पास है आज से सारे राइट, हमें प्रोटेक्ट करो, काम तुम्हारा है, सोसाइटी हमने बना दी है, तुम्हारा काम है, तुम हो आज से राजा, करो सब कुछ, एक्सेप्ट वन, कौन सा, कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यहां पे नहीं छोड़ा गया। ठीक है, हम अपने आप को बचा के रखेंगे, और तुम अगर हमें मारोगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो। एक और चीज याद रखो, अगर यहां पे किंग बदलता है, किंग को मार के हम दूसरा किंग ले आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किंग के साथ नहीं हुआ है, सोवरेन के साथ नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपस में लोगों के बीच में, और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके सोसाइटी बनाई है यहां पे, बाद में एक राजा चुन के स्टेट बन गए वो। ठीक है, तो सोवरेन कैन बी इन एनी फॉर्म्स, मतलब सोवरेनिटी जब यूज करेगा कोई किसी भी फॉर्म में, वो मोनार्की हो सकती है। ठीक है, सोवरेनिटी विल नॉट बी फ्रेगमेंटेड, सोवरेनिटी आप कह सकते हैं कि बंटी हुई नहीं होगी, एक इंसान के पास होगी। वो ये नहीं कि आप फ्यूडल सिस्टम लागू कर दो या अरिस्टोक्रेसी लागू कर दो या डेमोक्रेसी, वो नहीं ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है एक ही इंसान के पास रहेगी हमेशा। एक और चीज, सोवरेनिटी, पार्टी सोवरेन है जो किंग है वो नहीं है एग्रीमेंट का पार्ट, है ना।
तो पीपल देमसेल्व्स अपॉइंटेड सोवरेन, अपने आप से अपॉइंट किया है, वो पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, इसीलिए वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बिल्कुल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसको सिर्फ ये कहा गया कि तुम्हारा काम है हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो उससे जुड़ी हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तीन तरीके की लिमिटेशंस हैं जो किंग के ऊपर, सोवरेन के ऊपर लगाई गई है। पहली चीज तो यह है कि तुम्हारा काम है हमें प्रोटेक्ट करना, अगर वो हमें नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा, तो हम उसे हटा देंगे, नया राजा ले आएंगे। दूसरा लिमिटेशन है कि हमारी लाइफ नहीं वो कभी भी ले सकता, हमें मार नहीं सकता, अगर वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे मार देंगे। ठीक है, तीसरी चीज है कि हमने उसे अपॉइंट किया है हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, अगर वो राजा हार जाता है युद्ध में तो हम उस राजा को ओबे नहीं करेंगे, उसको मार के नया राजा लेकर आएंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, लिमिटेशंस है उनके सोवरेन के ऊपर। तो ये है होब्स का कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी बात करते हैं रूसो की। तो हमने रूसो के बारे में ये बात तो की थी कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत अच्छा था। ठीक है, हम रीजन को यूज नहीं करते थे, बहुत हम खुश थे, कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं थी। ठीक है, वहां पे एक आप कह सकते हैं कि लॉ था कि दूसरे को हम नहीं पहुंचाते थे क्योंकि हमें सिंपैथी थी, सेल्फ लव था, ये सारी चीजें थी। वो कहते हैं लेकिन फिर भी हम करप्ट सोसाइटी में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तीन स्टेजेस हैं करप्ट सोसाइटी में जाने के लिए। तो कहते हैं कि धीरे धीरे सीन में रीजन सामने आता है, रीजन सामने आता है। तो जी रीजन सामने आता है जिसकी वजह से सारी सोसाइटी, सारा स्टेट ऑफ नेचर है जो करप्ट हो जाता है और सोसाइटी बन जाती है। नीड ऑफ रीजन व्हेन स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले ये चीज है कि रीजन आता है जिसकी वजह से सोसाइटी करप्ट हो जाती है, लेकिन रीजन आया क्यों, रीजन सामने आता क्यों है? तो वो कहते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज कम हो रहे थे। देखो पहले तो बहुत सारे रिसोर्सेज थे, आप सारी नीड्स अकेले पूरी कर सकते थे, अकेले रह सकते थे, सब कुछ बड़ा अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, रिसोर्सेज कम होने लगे, जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ा कि यार कम हो रहे हैं तो इस इलाके में तो नहीं, इस इलाके में जाना पड़ेगा, इस इलाके में जाना पड़ेगा। तो आपको सोचना शुरू करना पड़ा, यानी कि आपको रीजन को बीच में लाना पड़ा। उसके बाद और ज्यादा कम होने लगे तो आपको, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल यहां पे दिया जाता है कि मान लीजिए कोई फ्रूट है जो एक पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। तो पहले तो बहुत सारे फ्रूट होते थे वहां पे, लगे हुए होते थे नीचे की तरफ। तो अभी क्या है कि वो नीचे वाले तो सारे खत्म हो गए, ऊपर की तरफ एक बचा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा जी, कोई तरकीब लगा के ऊपर वाला वो लेना पड़ेगा किसी तरीके से, है ना? तो वहां पे आप रीजन यूज करोगे। फिर इस तरीके से स्केर्सिटी की वजह से आपको रीजन यूज करना पड़ा धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ, रीजन आप यूज कर रहे थे, जब आप रीजन यूज कर रहे थे तो रीजन को यूज करते करते दो चीजें सामने आई। पहली बात तो ये कि रीजन एक टूल बना आपके अचीव करने के लिए गोल्स। ठीक है, क्योंकि आपकी स्केर्सिटी थी रिसोर्सेज की, तो आप रिसोर्सेज यहां पे अचीव कर पा रहे थे, गैदर कर पा रहे थे, तो ये टूल बना, रीजन आपकी हेल्प करता है। दूसरी बात, जिस वजह से हम खुश थे, लिमिटेड नीड्स की वजह से, उस चीज को ये पूरी तरीके से टर्न कर देता है टेबल को, और इंक्रीज हो जाती हैं आपकी डिजायर्स। ये कैसे रीजन की वजह से डिजायर इंक्रीज हो गई? तो यहां पे होता यह है कि अभी हम अपने रीजन को ही इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम अभी रीजन को ही क्या करते हैं जी, इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रीजन को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो रीजन को इंजॉय करने का मतलब यह है कि पहले हमने क्या किया, रीजन के साथ कोई टूल तैयार किया और उसके थ्रू कुछ रिसोर्सेज को अचीव किया। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि यार मैंने इस टूल को यूज किया, तो मैंने 10 मिनट में
10 मिनट में, या आप क्या दीजिए 30 मिनट में एक फिश को पकड़ा। अभी मैं ये कोशिश करता हूं कि इसे किस तरीके से ऐसे बनाता हूं टूल को कि मैं 15 मिनट में पकड़ पाऊं एक फिश। फिर मैंने धीरे धीरे, आप इसको और कहते हैं हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूं, तो आपने इसे और इंजॉय करना शुरू किया रीजन को, कि मैं इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाऊं कि मैं 10 मिनट में ही 10 मछलियां पकड़ पाऊं। जिससे क्या हुआ, आपकी डिजायर इंक्रीज हुई, डिजायर इंक्रीज होती चली गई कि मुझे हाँ और इच्छा है कि मुझे नहीं 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 नहीं, मुझे ये भी टूल चाहिए, मुझे ये भी टूल चाहिए। और मुझे सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए ये फिश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो लाल वाली फिश चाहिए जो सबसे ज्यादा टेस्टी होती है। तो डिजायर क्या हुई, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। डिजायर कम थी, इस वजह से हम क्या थे, बेस्ट था हमारा स्टेट ऑफ नेचर। लेकिन अभी स्टेट ऑफ नेचर वर्स्ट होने वाला है ये सोसाइटी, क्योंकि डिजायर्स अभी बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन यहां पे एक चीज है, अगर हमारी डिजायर बढ़ रही है तो हमारा रीजन भी तो बढ़ता चला जाएगा उसी कंपैरिजन में, उसी प्रोपोर्शन में। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्योंकि हमारी डिजायर तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी एबिलिटी, ये नए टूल्स हमारा रैशनल माइंड नहीं उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर पा रहा, डेवलप कर पा रहा। कांट इंक्रीज एबिलिटी टू अचीव न्यू गोल्स। इसीलिए क्या होता है, हम अनहैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, अनसेटिस्फाई होते हैं और अनहैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। तो ये करप्ट होने लग रही है, करप्ट हो रही है सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी इस तरीके से करप्ट हुई रीजन की वजह से, ये तो पहली चीज है। अभी 3 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू ये पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी। मतलब रीजन तो वो चीज था जिसकी वजह से हमने स्टेट ऑफ नेचर से कदम रख लिया सोसाइटी में। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर की जगह कदम रख लिया सोसाइटी में। अभी सोसाइटी में रहते रहते 3 स्टेजेस में ये जो आप कह सकते हैं कि अनहैप्पीनेस है, ये बढ़ती चली जाएगी। तो पहली स्टेज थी फैमिली। जब हम सोलिटरी लाइफ में रहते थे तो हमारे पास क्या था, सेल्फ लव था। सेल्फ लव था कि कंसर्न थे हम सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए, बस इस चीज के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम फैमिली में रहने लगे, जब हम फैमिली में रहने लगे तो ये सेल्फ लव, सेल्फ प्राइड बन गया। हम यहां पे कंपैरिजन करने लगे, हम यहां पे सुपीरियर बनने लगे कि ये मेरी फैमिली है, ये तुम्हारी फैमिली है। और फैमिली के अंदर भी, क्योंकि अभी हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए बहुत कुछ था। पहले हम अकेले रहते थे तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी हम फैमिली में रहने लगे हैं तो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी फैमिलीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो हमारा सेल्फ लव था उसको अभी क्या होने लगा, सेल्फ प्राइड बन गया, जिसकी वजह से कंपैरिजन शुरू हो गया और डिजायर शुरू होगी वैनिटी के लिए, दूसरों के सुपीरियर बनने के लिए। तो ये पहला है अनहैप्पीनेस का कारण बना। दूसरी चीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी। याद रखिएगा जी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो प्रमोट करते हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ी, प्राइवेट प्रॉपर्टी सामने आई, तो कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए। और ये अमीर गरीब के इनइक्वालिटी या डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस को आप कह सकते हैं ये क्रिटिसाइज करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ये क्रिटिसाइज करते, बल्कि अमीर गरीब के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहां पे गरीब कह रहा है कि यार अमीर के पास कितनी प्रॉपर्टी है तो ये मेरे पास आ जाए। तो अमीर, गरीब के अंदर नई डिजायर आई तो वो दुखी होगा। और अमीर के अंदर क्या होगा कि यार ये गरीब जो कि मेजोरिटी में है, ये कहीं मेरी प्रॉपर्टी ही ना छीन जाए, छीन ले। तो जो अमीर है वो यहां पे इनसिक्योर हो जाता है। तो रिच के बीच में इनसिक्योरिटी आई, पुअर के बीच में डिजायर आई, ये दोनों क्या हो गए, अनहैप्पी हो गए। तो सोसाइटी करप्ट हो रही है। और रिच ने क्या किया, यहां पे रिच पीपल जो है वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। जो तीसरा स्टेज है वो क्या करते हैं, उन्हें यह है कि ये जो गरीब बंदा है
ये जो गरीब लोग हैं ये मेरी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम क्या करते हैं जी, इसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। अभी अमीर लोगों को यह था ना कि हमारी प्रॉपर्टी को हमें सिक्योर करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो कहते हैं कि गरीब अमीर यहां पे आओ सारे लोग, तो गरीबों को कहते हैं कि हमें जरूरत है प्रोटेक्शन की, हमें जरूरत है स्टेट की, तो मिलके क्यों ना स्टेट बनाया जाए, मिलके क्यों ना स्टेट बनाया जाए। तो गरीब कहते हैं अच्छा ठीक ही कह रहे होंगे तुम शायद, तो गरीब लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं और स्टेट बन जाता है, ठीक है। और ये है प्रेजेंट सिचुएशन, जो कि गरीबों के साथ एक धोखा हुआ था। वो स्टेट सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि अमीरों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और जो पुअर पीपल है वो फील करते हैं चीटेड, कि उन्हें चीट किया गया है। यहाँ पे एक कंस्पिरेसी थी, ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि यहां तक का कॉन्ट्रैक्ट था। अभी इसमें एक और पॉइंट है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। हमने पढ़ा था शुरू में कि 3 इनके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है रूसो का, फिर हमने बात की करप्ट सोसाइटी की, अभी बैक टू स्टेट ऑफ नेचर। तो ये कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बैक टू स्टेट ऑफ नेचर जाना है, लेकिन आपको पता है कि दोबारा ये तो नहीं हो सकता कि हम घर बार छोड़ दे और जंगल में रहना शुरू कर दे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसे छोड़ते हैं, लेकिन ये तो है कि स्टेट ऑफ नेचर जैसी चीजों को दोबारा लेकर आए किसी तरीके से। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या था ऐसा जिसकी वजह से हम खुश थे, वो चीजें लेकर आओ दोबारा। तो वी कैन क्रिएट सोसाइटी लाइक स्टेट ऑफ नेचर बाय एबोलिश इट्स बैड थिंग्स। ये कहते हैं कि इक्वालिटी और फ्रीडम दो फंडामेंटल एलिमेंट्स थे जो हमारे पास थे स्टेट ऑफ नेचर में, इसे हमें रीएस्टेब्लिश करना है। फ्रीडम लेकर आएंगे सबसे पहले। तो फ्रीडम कैसे आएगी जी, सेल्फ गवर्नमेंट से। अमीर गरीब के अमीर ने स्टेट बनाया जो वो गरीब के साथ धोखा करता है, तो एक ऐसा स्टेट लेके आएंगे जो सबको, हर एक बंदा अपने आप को खुद से गवर्न करेगा। सेल्फ गवर्नमेंट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, सेल्फ गवर्नमेंट। तो यू आर फ्री व्हेन यू आर रूलिंग बाय योर ओन मेड रूल्स क्या बोल रहा हूं। तो ये कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है, इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब है कि आप तब फ्री हो जब आप अपने खुद के बनाए रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न हो रहे हो। स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, सॉलिटरी लाइफ थी ना, अपने अकॉर्डिंग चलता था हर एक इंसान। उसमें क्या था, सिंपैथी थी, सेल्फ लव था, लेकिन हार्म नहीं पहुंचाता था। यहां भी वो क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट लेके आएंगे, खुद को गवर्न करेगा हर एक इंसान। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, समझेंगे आगे जाके। यहां पे एक कंसेप्ट आ जाएगा कि इंसान के अधीन, इंसान के बीच में 2 तरीके के आप कह सकते हैं कि सेल्फ होते हैं, एक हायर सेल्फ, एक लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ बात करता है सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में, इंसान का नेचर की बात हो रही है। हायर सेल्फ बात करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में, सबके इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। यहां पे हमने शुरू में देखा था ना कि आप कह सकते हैं कि हम एनिमल से डिफरेंट थे, सेल्फ लव और सिंपैथी 2 चीजें थी हमारे नेचर में। अभी इसी नेचर को ये आगे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमारे नेचर में 2 चीजें हैं, सेल्फ, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ दूसरों के बारे में भी सोचती है, लोअर सेल्फ सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। ये कहते हैं कि जब आपको रूल्स बनाने हैं तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे स्टेट के रूल्स में, ओके। सभी लोग रूल बनाएंगे तो वहां पे क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी कैसी, जो डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबके विल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और इस तरीके का हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अभी, जिसके साथ इस तरीके की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी ये किस तरीके से एस्टेब्लिश होगी वो समझते हैं। तो फर्स्ट पीपल विल मेक एन एग्रीमेंट, सबसे पहले लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे और अपने सारे राइट्स छोड़ देंगे। जॉन लॉक के द्वारा सारे राइट्स छोड़े गए नहीं, होब्स के द्वारा सारे राइट छोड़ दिए गए थे। सारे राइट छोड़ दिए गए थे, एक हाथ में रख लिया गया था, कौन सा वाला, सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला। लोग, रूसो कह रहे हैं हर एक राइट छोड़ दो, कोई एक राइट भी नहीं छोड़ रखेंगे अपने हाथ में। एक राइट भी अपने हाथ में नहीं रखेंगे। लेकिन लोगों को
इसके बदले में क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा सोवरेनिटी में, कि एग्रीमेंट करके जो हमने स्टेट बनाया है उसकी जो सोवरेनिटी है उसका एक पार्ट तुम्हारा एक पार्ट मेरा, ऐसे करके सभी लोगों को शेयर मिलेगा, आपको शेयर मिलेगा बदले में। तो शेयर किस चीज में? शेयर का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग होगी, होब्स ने सोवरेन किसे चुना था? एक राजा को चुना था और उसे सारे राइट दे दिए थे सारे डिसीजन लेने के। रूसो कह रहे हैं जो शेयर है डिसीजन मेकिंग की पावर में वो सभी लोगों को दिया जाएगा, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। तो यहां पे एक चीज आती है सामने कि सभी लोग जब मिलकर डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम आती है ये सामने कि लॉ तो मेजोरिटी के साथ ही पास होगा। 70 लोग एक साइड है, 30 एक साइड है, 70 वाला लॉ पास हो जाएगा जिसको 70 हां कह रहे हैं। अभी 30 के लिए सेल्फ गवर्नमेंट कहां हुई? 30 ने जो अपने राइट दिए थे उसे कहां शेयर मिला? तो यहां पे क्या होगा? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है जी जर्नल विल का कंसेप्ट। चलिए फिर अभी जर्नल विल पे चलते हैं वो आंसर करेगी हमें। तो जर्नल विल क्या है? तो ये कहते हैं कि जर्नल विल पहली बात तो सभी के लिए हमेशा अच्छी होगी, गुड होगी। हमेशा लॉ बनाया जाएगा जर्नल विल के लिए, और जर्नल विल का मतलब है जो हर एक के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसे कोई अपोज नहीं करता। जर्नल विल सभी के पार्टिसिपेशन से ओरिजिन होती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है सभी के साथ सभी के लिए काम करना। वो कहते हैं कि जो बंदा अभी 70 लोगों ने जो मिलके कानून बनाया है उसे अप्रूव नहीं कर रहा, जो कि जर्नल विल के अकॉर्डिंग सही है, जो कि हमारी हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग बनाया गया है जी, सभी की हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो इसे अप्रूव नहीं करते, ये 30 लोग, तो कहते हैं फोर्स्ड टू बी फ्री, जर्नल विल इसके ऊपर इनके ऊपर फोर्स की जाएगी। क्यों फोर्स की जाएगी? क्योंकि ये जर्नल विल को नहीं समझ पा रहे और ये अपनी लोअर सेल्फ के अकॉर्डिंग सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हुए इस बिल को अपोज कर रहे हैं। 70 लोग जो बात कर रहे हैं वो जर्नल विल की बात कर रहे हैं। ये चीज है फोर्स्ड टू बी फ्री, जर्नल विल को हम फ्रीली फोर्स कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो यहीं पे इनकी जर्नल विल क्या बन जाती है जी? ऑथोरिटेरियन रिजीम बन जाती है, इनकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो हम बात नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया जी रूसो के बारे में। अब अभी हम रॉबर्ट नोजिक की बात करते हैं, बहुत ये भी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि कोई सेफ्टी नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं थी क्राइम के अगेंस्ट स्टेट ऑफ नेचर में। तो वहां पे लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करते हैं कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाते हैं, जो क्या करेगी जी? म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी हमें प्रोटेक्ट करेगी, एक प्रोटेक्शन एजेंसी की तरह, पुलिस की तरह या आर्मी की तरह हमें प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब ये म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी का मतलब क्या है? सभी लोग म्यूचुअली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, सभी लोग म्यूचुअली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बिजी थे, इतना इनके पास टाइम नहीं था कि एक दूसरे को आप कह सकते प्रोटेक्ट कर सके हर टाइम पे। तो इसीलिए ये क्या है? कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाते हैं जी। कमर्शियल क्या? कि पेड कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी बनना शुरू हो जाती हैं। तो जिसमें क्या होता है कि आप उसका सब्सक्रिप्शन जैसे लेते हो, अनअकैडमी का, नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का, उस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते थे उस कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का, वो आपको प्रोटेक्ट करती, ठीक है, पे करते, आप स्पेशलिस्ट होते वो, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारी कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसीज बन गई जो आपको प्रोटेक्ट करती थी। आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? देयर विल बी कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन होता है प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच में, अलग अलग एजेंसीज आ जाती हैं, सभी कहते हैं कि हमारा सब्सक्रिप्शन लो, हमारा हमारा आप ऐसे कह सकते हो, हमारी मेंबरशिप लो। तो उसके बाद क्या है कि मार्केट में एक ही बचती है एंड में जाके प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी थी, डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जिसे वो कहते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव प्रोटेक्शन एजेंसी, फिर कमर्शियल और फिर डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है।
जो क्या करती है, डोमिनेंस करती है और सारी छोटी एजेंसीज को हरा देती है, खत्म कर देती है, एक ही प्रोटेक्शन एजेंसी बचती है और यही प्रोटेक्शन एजेंसी क्या है जी, स्टेट है। तो इसीलिए स्टेट का काम क्या है, सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना। रॉबर्ट नोजी के अकॉर्डिंग वो हमें नहीं इंटरफेयर करेगा किसी भी हमारे मामले में। तो वो लिखते हैं यहां पे, वो मैक्स वेबर का डेफिनेशन यूज करते हैं कि दिस एजेंसी विल यूज वायलेंस टू प्रोटेक्ट यू, दिस विल एक्वायर मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज वायलेंस ओवर अ गिवन टेरिटरी, है ना, कि सिर्फ यही वहां पे आप कह सकते हैं वायलेंस यूज कर पाएगी इस तरीके से। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने रॉबर्ट नोजी के ऊपर सेशन बनाया है ना। तो ये था जी कंपैरिजन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट का, स्टेट ऑफ नेचर का। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी।